नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। खबरदार यानी पूरी खबर और पूरा विश्लेषण और साथ ही सोने का सिक्का जीतने का मौका। इस बुलेटिन से जुड़ा सवाल हम बुलेटिन के आखिर में आपसे पूछेंगे और बताएंगे कल पूछे गए सवाल का जवाब। लेकिन सबसे पहले आज की बात। दिल्ली के एक मंत्री की बर्खास्तगी का मामला तूल पकड़ने लगा है। हालांकि इसके लिए अरविंद केजरीवाल की जमकर तारीफ हो रही है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि आखिर इस कदम के पीछे की असली कहानी क्या है। असली कहानी इसलिए क्योंकि जितेंद्र तोमर पर ढेरों आरोप लगने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने उन्हें तब तक अपने कैबिनेट में बनाए रखा था जब तक कि वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। आज हम बिहार की सियासत की बात भी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पहले राउंड का प्रचार खत्म होने से पहले लालू प्रसाद यादव के बाद आरजेडी के दूसरे बड़े नेता ने बीफ को लेकर फिर से विवादित बयान क्यों दिया। एक बार बयान देकर लालू फंसे तो दूसरी बार रघुवंश प्रसाद को यह कहने की आखिर क्या जरूरत थी कि ऋषि मुनि भी बीफ खाते थे। आज हम ये भी देखेंगे कि क्रिकेट के एक स्टार ने सियासत के स्टार से क्यों मुलाकात की। हम जानेंगे कि आखिर हरभजन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास क्यों गए थे और क्या लेकर गए थे। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड के महानायक की, जिनका कल जन्मदिन है। तो अमिताभ बच्चन का कल जन्मदिन है। आपके चहेते 73 साल के कल हो जाएंगे। हमारी तरफ से अमिताभ बच्चन को ढेरों शुभकामनाएं। जन्मदिन से पहले बॉलीवुड के शहंशाह ने आज तक से बहुत सारी बातें की हैं। अपनी मां को याद किया है। अमिताभ से बात की है हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हुसैन ने। बस अब कुछ ही घंटे के बाद आपका जन्मदिन है, तो आपका जन्मदिन जो है वो भी एक तरह का बहुत बड़ा जश्न होता है आपके चाहने वालों के लिए। जिस तरह आपके घर के बाहर जो है लोग मतलब खड़े रहते हैं। हमारे लिए तो एक और साल बीत गया बस। तो इस बार अमित जी किस तरह से? कुछ नहीं खास, हम इसमें ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। हाँ, जनता का स्नेह और प्यार जब आता है तो उनसे हम मिलने जाते हैं और अपना आभार प्रकट करते हैं। तो आराध्या से आप केक कटवाएंगे अपने जन्मदिन का? अब ये तो सब व्यक्तिगत बातें हैं, देखिए क्या होता है। अच्छा अमित जी, ये तो पूछूंगा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हर बार की तरह कि बहुत सारी बाबूजी की कविताएं जो हैं वो दिल के हर कविता करीब होगी आपके। जी, तो बट फिर भी एक गुजारिश है कि आपके जन्मदिन के मौके पे और खासकर ये जश्न का और खुशी का कार्यक्रम है आप जिसको लेकर के आ रहे हैं, तो इस पे अगर कोई कविता आप अगर सुनाएं तो बहुत है। लेकिन कुछ भी देखिए, अब जन्मदिन की बात की तो बाबूजी ने हमारा हर जन्म दिवस पे कुछ ना कुछ हमारे लिए लिखते थे और वो जन्मदिन की उसी परिचय को लेकर के। पर वो एक गीत गाया करते थे जिसके दो ही बोल अच्छे हैं कि वर्ष नव हर्ष नव जीवन उत्कर्ष नव, नवल चाह नवल राह जीवन में नव उत्साह। इस तरह की कविताएं वो लिखते थे और इसी को हम लोग अपने जन्मदिन के दिन गाया करते थे या सुनाया करते थे। और एक हिंदुस्तानी रवायत है कि जब बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि माँ का दूसरा जन्म होता है। तो उस लिहाज से मेरा भी मानना है और बहुतों का ही मानना होगा कि माँ का भी जन्म हुआ। तो उस लिहाज से अपनी मम्मी के बारे में भी आप अगर चंद अल्फाज कुछ बातें बताएं माता जी के बारे में। माता जी सिख परिवार से थी। उनकी पैदाइश लालपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है। उनकी शिक्षा लाहौर में हुई। हमारे जो नाना थे वो बहुत ही प्रख्यात एक वकील थे, बार एट लॉ थे उस ज़माने में, रेवेन्यू मिनिस्टर थे उस ज़माने के पंजाब में, जो कि अब पाकिस्तान में है। और हमारी जो नानी थी वो सोडी परिवार से थी और सोडी परिवार जो है वो गुरुद्वारों से संबंधित। आनंदपुर साहब गुरुद्वारा जो है उसके जो प्रबंधक होते हैं वो सोडी परिवार सदियों से करे आए हैं। तो यहाँ से वो उनकी पैदाइश और उनका जीवन शुरू हुआ। बाबूजी से उनकी मुलाकात हुई और ब्याह हुआ। और वो हमेशा एक वेस्टर्न बैकग्राउंड से ज़्यादा प्रभावित थी क्योंकि उस ज़माने में वो ऐसी उनकी घर की परिस्थितियाँ थी। बाबूजी बहुत ज़्यादा ईस्टर्न। तो हमें सौभाग्य मिला इन दोनों के मिश्रण का। बहुत ही प्रबल थी वो अपने सोच विचार में, बहुत ही प्रोटेक्टिव थी। माँ बाप हमेशा कोई ना कोई बच्चों को ऐसा फलसफा देते हैं जो ताज़ जिंदगी उनके साथ रहता है। तो
उनकी तरफ से कोई ऐसा फलसफा जो आप हमसे शेयर करना चाहें? माता जी की तरफ से आपको क्या प्रेरणा उनसे मिलती थी? वो जो भी वो बहुत, उनमें विल पावर बहुत था और किसी चीज के सामने वो हार नहीं मानती थी। छोटा सा था, बच्चों के साथ खेलने गया अपने दोस्तों के साथ, वहां पर 4-5 बच्चों ने मिलकर के हमको पीट दिया। हम रोते रोते घर आए। उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा हम गए थे, उन्होंने हमको मारा पीटा। उन्होंने कहा देखो तुम वापस जाओ और उनको मारो पीटो, यहाँ पर घर मत आया करो रोते धोते। तो ये एक तरह से प्रेरणा मिली। मैं गया वहाँ, बहुत जोश में गया, मैंने सबको मारा पीटा, छोटे छोटे बच्चे थे अपने, और वापस आ गया। तो कहीं ना कहीं ये था कि हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए, और कहीं कहीं हार अगर हो भी जाए तो उससे निराश नहीं होना चाहिए। जीवन है आगे, कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही। आज की रात है जिंदगी, तो अभी ये जो कार्यक्रम है, आप इस उम्र में भी अब तक काम कर रहे हैं और आपके ज़्यादातर मेरे ख्याल से जो साथ के कई लोग हैं वो रिटायर हो चुके हैं, तो क्या राज है आपके इस उम्र में भी इतना काम करने का? नौकरी मिलती रहती है, उसे करते रहते हैं। तो वक्त की कमी हो रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और हर बार की तरह एक ही बात कहूँगा कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। सिद्धार्थ हमारे संवाददाता बात कर रहे थे अमिताभ बच्चन से। आज रात 11 बजे अमिताभ पर हमारा खास कार्यक्रम कहानी आप देख सकते हैं। और अब बात आइए करते हैं अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली के मुख्यमंत्री की, जिनकी कार्रवाई और जिस मंत्री पर कार्रवाई हुई उसकी। मंत्री पद से बर्खास्तगी के करीब 24 घंटे बाद आसिम मोहम्मद खान सामने आए और ढेरों सवाल खड़े कर दिए। अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने पलटवार किया, नए मंत्री पर आरोप लगाए और ये भी कहते गए कि जल्द ही पूरी साजिश का सबूतों के साथ पर्दाफाश करूंगा। कि उस सीडी में अगर एक आवाज आसिम अहमद खान की है तो दूसरी आवाज किसकी है? उस बिचौलिए का आखिर क्या नाम है? क्यों उसका नाम छुपाया गया और क्यों उसको एक बिचौलिया नाम दे दिया गया? कि जिनको बिचौलिया कहा जा रहा है वो कोई आम आदमी नहीं है। दिल्ली माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन दिल्ली सरकार में डायरेक्टर शकील मलिक नाम है उनका, पुलिस कमिश्नर और एंटी करप्शन लोकायुक्त। अगस्त के महीने में 2014 अगस्त में और भी मुख्तलिफ काफी कंप्लेंट्स हैं। जो आपको दूसरा नाम सुनना में आया है इमरान, उनके बारे में ये इतने मुकदमे पहले ही ये सब कागजात इनके हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ऐसा क्या था कि एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति को 1 मिनट के अंदर बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, बगैर बताए हटा के और दूसरे को कर दिया गया। पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स का मैं शिकार बना हूं। पार्टी के अंदर कुछ अंदरूनी राजनीति ऐसी चल रही है जिस षड्यंत्र का मुझे हिस्सा बना दिया गया। केजरीवाल की कार्रवाई के बाद पूर्व मंत्री नाराज हैं, ये आपने देखा। हम आपको दिखाएंगे कि उनके समर्थक भी नाराज और मोर्चा भी उन्होंने खोल दिया है। इस बीच अरविंद केजरीवाल अब अपने विधायकों को नैतिकता का पाठ और ईमानदारी का सबक सिखाने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि उन्होंने सारे विधायकों को परिवार समेत कल शाम चाय पर बुलाया है। मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए थे, विधायक बनने के लिए नहीं आए थे, देश की सेवा करने के लिए आए हैं, और ये सेवा भाव हमें कभी नहीं भूलना अपनी जिंदगी में। पार्टी के अंदर कुछ अंदरूनी राजनीति ऐसी चल रही है जिस षड्यंत्र का मुझे हिस्सा बना दिया गया। तस्वीरें कहती हैं कि परिवार में फूट पड़ गई है। मुखिया ने एक मंत्री को सरकार बदर कर दिया और परिवार में शक की दरार पड़ गई। ये मंत्री पद से हटाए गए आप विधायक असीम अहमद खान के समर्थक हैं। कह रहे हैं कि असीम भाई की ईमानदारी अडिग है। आरोप है कि इनको हटाने के लिए ये साजिश रची गई है और इस साजिश को रचने वाले कोई और नहीं बल्कि परिवार के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं। केजरीवाल को गुमराह करके केजरीवाल ने हटाया। बीजेपी से कोई भी मुस्लिम बर्दाश्त नहीं। इतनी जल्दी निर्णय कैसे लिया? पहले उसकी इंक्वायरी होती, जांच बिठाई जाती, आधे घंटे के अंदर मंत्री खत्म, दूसरा मंत्री बिठा दिया। ऐसा कभी हमने आज तक देखा नहीं। मैं उनसे अपना पक्ष जरूर रखूंगा बेगुनाही का। मैं अभी साजिश में किसी का भी नाम नहीं ले रहा कि कौन है, लेकिन मैं अपना पक्ष जरूर। इधर परिवार और दिल्ली सरकार के मुखिया पर साजिश के आरोप लग रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने विधायक परिवार को उनके परिवारों सहित एक और बैठक में बुला रहे हैं।
ट्विटर पर ऐलान हो चुका है कि कल शाम को सभी विधायकों से उनके परिवार सहित मिल रहा हूं। उन्हें याद दिलाना है कि हम राजनीति में क्यों आए हैं। उन्हें चेतावनी देनी है कि असीम खान जैसा मामला भविष्य में दोबारा न हो। आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक कल शाम अपने मुखिया के साथ होगी, जिसमें उनके ईमानदारी और सोई कर्मठता को फिर से जगाया जाएगा। इन सब के बीच विरोधियों ने भी कुछ सवाल उठाए हैं कि आप राजनीतिक मकसद कुछ और लेकर आए थे और अपनी आंतरिक कलहों और स्टिंग ऑपरेशंस में उलझ कर रह गए हैं। विरोधी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का यह कदम नैतिक से ज्यादा राजनीतिक है। अब राजनीतिक सफाई अभियान को एक और पायदान ऊपर ले जाने के लिए बैठक होगी और दिल्ली वाले विकास कार्यों के लिए अभी इंतजार करें, क्योंकि राजनीतिक शुद्धिकरण अभी बाकी है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। अब सवाल ये कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने आसिम अहमद खान को मंत्री पद से क्यों हटाया। इस एक सवाल ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि क्या केजरीवाल ने किसी दबाव में कार्रवाई की, क्या केजरीवाल दिल्ली सरकार की खराब होती छवि को लेकर परेशान थे। सवाल ये भी कि क्या आसिम को बलि का बकरा बनाया गया या फिर कांग्रेस और बीजेपी पर दबाव के लिए यह कार्रवाई की गई। अरविंद केजरीवाल ने कल शाम अपने विधायकों को अकेले नहीं बल्कि परिवार के साथ चाय पर बुलाया है। ऐसे में सवाल यह कि आखिर क्यों सारे विधायकों से एक साथ मिलना चाहते हैं केजरीवाल उन्हें क्या कहेंगे। सूत्रों के अनुसार केजरीवाल अपने विधायकों को ईमानदारी की नसीहत दे सकते हैं। बीजेपी कांग्रेस की मंशा पर बातचीत हो सकती है। सरकार की छवि को लेकर चर्चा मुमकिन हो सकती है। विधायकों को फोन पर संभल कर बात करने की सलाह दी जा सकती है। इसके अलावा विधायकों को यह भी बताया जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस उनके पीछे पड़े हैं, ईमानदारी की नसीहत तो दे ही सकते हैं और सावधान रहने की जरूरत है। पहले लालू ने बीफ बवाल की आग में घी डाला। जब मामला थोड़ा शांत पड़ने लगा तो उन्हीं की पार्टी के एक सीनियर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने दोबारा आग लगा दी। रघुवंश बाबू के बयान पर एनडीए ने महागठबंधन को घेर लिया है और महागठबंधन के नेताओं को जवाब नहीं सूझ रहा। लेकिन सवाल ये कि लालू और उनके नेता बार बार एक ही तरह की गलती क्यों कर रहे हैं। इस बीच सीतामढ़ी की अदालत में रघुवंश प्रसाद के खिलाफ शिकायत की गई है। वेद पुराण में क्या सब लिखा, ऋषि महर्षि भी खाते थे पहले के जमाने में। मुद्दा वही है लेकिन बयान नया है। लालू के बाद अब उन्हीं की पार्टी के कद्दावर नेता रघुवंश बाबू ने बीफ बवाल की आग को और भड़का दिया। मुद्दों के घाट से निकलकर बीफ शब्द सियासी जमीन पर उतरा तो हिंदू अस्मिता की पैरोकारी भी तेज हो गई। रघुवंश बाबू के बयान ने सियासी गलियारे में बखेड़ा तो खड़ा किया ही, साधु संतों को भी नाराज कर गए। हो सकता कहीं लिखा हो कि उनके ऋषि मुनि जिस परंपरा से हैं वो गौ मांस खाते थे, इसलिए वो बोल रहे हैं। हमको नहीं लगता कि और कहीं कोई सा बात है। रघुवंश प्रसाद सिंह जी और लालू प्रसाद यादव ये दोनों पागल हो गए हैं और दुर्भाग्य है इस देश का कि एक बड़ी मात्रा में ऐसे लोग राजनीति में आ गए जिन्हें इस देश के काल परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है। रघुवंश प्रसाद के बयान के बाद महागठबंधन में हड़कंप मचा है। न लालू कुछ बोल रहे हैं और न ही जेडीयू के मुखिया शरद यादव। सियासी खेल में मंझे खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव बीफ पर बोलकर गलती कर बैठे। ये तो वह खुद भी समझ गए थे। शायद इसलिए मुद्दे को हिंदू अस्मिता से मोड़कर बिहार और बिहारियों की अस्मिता पर लाया जा रहा था। लेकिन रघुवंश प्रसाद के बयान के बाद एक बार फिर मामला गर्मा गया है। पटना से रोहित सिंह और सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। बीफ बवाल बढ़ता जा रहा है। जेडीयू प्रधानमंत्री को घेर रही है। केसी त्यागी ने हमला किया है कि पहले मोदी कैबिनेट के उन मंत्रियों से निपटें जो बीफ खाते हैं, उनसे प्रधानमंत्री निपटें, फिर लालू यादव पर हमला करें। के अंदर बीफ का मुद्दा गरमाया हुआ है। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी। त्यागी जी, बीफ को लेकर बहुत सा बवाल मचा है। चुनाव के अंदर विकास का मुद्दा कहीं पीछे रह गया, बीफ का मुद्दा आगे आ गया। ये भारतीय जनता पार्टी और उनके रणनीतिकारों की पहले दिन से ही ये रणनीति थी कि चुनाव का ध्रुवीकरण किया जाए। हमने विकास के नाम पर चुनाव शुरू किया था। भागवत जी का बयान आरक्षण पा गया। हम आरक्षण को डिफेंड करने पर लगे थे कि दादरी की घटना हो गई। बीफ को लेकर के तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आपस में तकरार कर रहे हैं।
मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं जो बीफ कहते हैं खाते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। देश का गृह मंत्री रिजिजू कहता है आई ईट बीफ, आई एम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, कैन समबडी स्टॉप मी। तो केंद्र सरकार के 2 मंत्री ही कॉन्ट्राडिक्टरी बयान दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा झगड़ा तो संघ परिवार में और मोदी जी की कैबिनेट में है। अपने परिवार के झगड़े ठीक करें वो पहले। क्या आपको लगता है कि बीफ को लेकर इतना बड़ा इशू बनाना चाहिए चुनाव के अंदर? पर राष्ट्रपति की जो सुझाव है, जो चेतावनी है, वो इसी को लेकर है कि धर्म को राजनीति से अलग रखो। धर्म के मुद्दे अलग हैं, राजनीति के मुद्दे अलग हैं। ये विविधता का, बहुलता का, बहुधर्मी देश है। इसको भारत की जो पुरानी परंपरा है समन्वयवादी, उसी के जरिए चलाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन गोधरा और मुजफ्फरनगर ये दुधारू रहे हैं, ध्रुवीकरण हुआ है, वोटें मिली हैं, इसलिए पटना को बीफ की तरह से इंपोर्ट करने का प्रयास किया। रघुवंश प्रसाद ने कहा कि ऋषि मुनि बीफ खाते थे। अब सवाल ये कि क्या वाकई ऐसा था? इतिहासकारों का एक तबका ये कहता है कि ये ठीक है, ठीक इसे मानता है, तो आरएसएस से जुड़े लोग इसे बकवास बताते हैं। कहीं कहीं कोई स्थल ऐसा है जहाँ के ऋषि मुनि गौ मांस खाते होंगे, ऐसा लगता है। सचपथ ब्राह्मण में चर्चा है कि याज्ञवल्क्य ऋषि, उन्होंने ये कहा कि हम तो बीफ खाएंगे, गौ मांस खाएंगे ही जब अगर वो मुलायम हो तो। देखिए, इतिहास में ऐसा कुछ भी नहीं है। वेद के किसी भी अध्याय में इस बात की पुष्टि नहीं होती है। भारत के कुछ राजनीतिज्ञ और कुछ शिक्षाविद वही चाहते हैं जिससे कि हिंदुओं की भावना आहत हो। और अब एक अच्छी खबर, दादरी कांड में अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे दानिश को आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई। दानिश पर पिता अखलाक के साथ जानलेवा हमला किया गया था। ब्रेन के 3 ऑपरेशन के बाद दानिश को बचाया जा सका। अस्पताल से बाहर जाते वक्त मीडिया के कैमरों को देखकर उसने गुड लक का इशारा किया। पीछे बेल्ट लगाओ। दादरी में हालात पटरी पर लौट रहे हैं। जिंदगी सामान्य हो रही है, लेकिन सियासत ठंडी नहीं हो रही। आज कांग्रेस के नेताओं ने दादरी की तरफ रुख किया था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। फिर भी वो दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर धरने पर बैठ गए, लेकिन कांग्रेसी नेताओं के धरने ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। लोग घंटों तक मुसीबत के ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। खबरदार देखो सोना जीतो में कल के विजेता के नाम बताने का ये वक्त हो चुका है और हमारे कल के विजेता हैं जय कुमार वर्मा, हावड़ा, पश्चिम बंगाल के। बहुत बहुत मुबारक जय कुमार वर्मा जी, आपको एक सोने का सिक्का जय कुमार वर्मा जी ने जीता है। और अब आज का सवाल हमारा, आप भी जीत सकते हैं। खबरदार की एंकरिंग आज किसने की? आपके ऑप्शन हैं सईद अंसारी, नेहा बाथम या मीनाक्षी कंडवाल। जवाब देने के लिए आपको खबरदार लिखकर टाइप करना है, स्पेस देकर अपना जवाब ABSE सईद, मीनाक्षी या नेहा का नाम लिखना है और 52424 पर आप हमें SMS कर दीजिए। और सही जवाब देने वाले एक लकी विजेता को हर दिन की तरह सोने का एक सिक्का मिलेगा। और कल के खबरदार में हम आज के विजेता के नाम का ऐलान करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।